नहीं चाहिए ऐसा समाज मुझे जहां माँ बहनें रिश्तों से ज्यादा गाली हों, जहां इंसानियत से ज्यादा हैवानियत हो। नहीं चाहिए ऐसा समाज मुझे जहां माँ दुर्गा की तो पूजा हो पर बेटी पैदा होने पर अफसोस। नहीं चाहिए ऐसा समाज मुझे जहां बहनों से राखी बंधवाई जाए और बेटियों का बलात्कार हो। नहीं चाहिए ऐसा समाज मुझे जहां आरोपी तो खुली हवा में सांस ले और उस मासूम को काला जीवन नसीब हो। सिनेमा ऑडियंस पर प्रभाव छोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन कुछ फिल्में होती हैं जो मैसेज तो दे देती है लेकिन शायद टॉक ऑफ द टाउन नहीं बन पाती। उन्हीं में से एक फिल्म है देवी। प्रियंका बैनर्जी द्वारा डायरेक्ट की गई ये शॉर्ट फिल्म, जिसमें काजोल लीड रोल में देखने को मिलती है। ये फिल्म एक्चुअली रेप सर्वाइवर्स की कहानी है, जहां अलग अलग उम्र की अलग अलग बैकग्राउंड से आई महिलाएं एक ही घर में रहती हैं। दे ऑल हैव गॉन थ्रू द ट्रॉमा ऑफ बीइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में रेप सर्वाइवर्स की क्या दशा होती है। उनका जीवन एक पिंजरे में बंद पंछी से भी बदतर हो जाता है। बाहर निकले भी तो कैसे, लोगों की घूरती निगाहें इन्हें जीने कहां देती हैं। कितनी हैरानी वाली बात है कि गुनाह का शिकार भी विक्टिम होता है और उसके लिए दोषी भी उसे ठहराया जाता है, कभी उसके कपड़ों को तो कभी उसके व्यवहार को। गुनहगार तो सर उठा के घूमता है और बेचारा विक्टिम मुंह छुपाकर। कुछ ऐसे ही इश्यूज हाईलाइट करती है इस शॉर्ट फिल्म देवी। नमस्कार दोस्तों, भारत एक खोज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की हमारी खोज एक ऐसी महिला जो रियल लाइफ में काजोल की भूमिका निभा रही है, जिन्होंने रेप सर्वाइवर्स की उन परेशानियों को समझा जो आम आदमी के शायद कभी ध्यान में भी नहीं आई, और आज भी इन मासूम लोगों के राइट्स के लिए लड़े जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ और रेप्स की खबरें आई। इनमें से कुछ तो दिल दहला देने वाली थी। ऐसे केसेस जो अग्रेसिवली ब्रूटल और इनह्यूमेन थे। ये हादसे अलग अलग शहरों के थे, जिनमें से एक था हमारा फेमस सिटी ऑफ लाइट्स, मुंबई, जहां पैसे के कारण एक लड़की का रेप हो जाता है और फिर उसे जान से मार दिया जाता है। इसकी डिटेल्स इतनी खौफनाक हैं कि शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इस हैवानियत भरे हादसे के बाद बचा था तो सिर्फ खून और सन्नाटा। यह हादसा है मुंबई के साकीनाका एरिया का। उस दिन मुंबई के लोग भी उसी शौक से उठे जिस तरह दिल्ली के लोग 2012 में उठे थे, निर्भया के लिए। इनफैक्ट इसे निर्भया 2 का नाम भी दिया जा रहा है। इस हादसे ने देश को हिला के रख दिया। यही नहीं, एक और मामला है छत्तीसगढ़ का, जहां 25 साल के आदमी ने 3.5 साल की बच्ची का रेप किया। एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उस बच्ची की मौत हो गई। अभी कुछ दिन पहले उस आदमी के खिलाफ डेथ पेनल्टी अनाउंस की गई है। जज ने कहा व्हाट ही डिड टू दैट लिटिल चाइल्ड वाज बियॉन्ड ब्रूटल। रेप सिर्फ एक गलत एक्ट नहीं बल्कि गलत मानसिकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में बिल्कुल सही कहा था, अ मर्डरर किल्स द बॉडी बट रेपिस्ट किल्स द सोल। अगर हम औरतों की बात करें ना, तो हमारे देश में उनकी आइडेंटिटी के लिए उन्हें दरकिनार किया जाता है। और ये तो बस एक फैक्टर है, और भी ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनके कारण उन्हें दबाया जाता है, जैसे धर्म और जात। ये दो ऐसी चीजें हैं जो लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से सोसाइटी में हमारा स्टेटस डिफाइन करती हैं। और इसे अगर आप सेक्स के साथ जोड़ दें, वुमेन आर डूम्ड। लेकिन आज हम उन रेप केसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस महिला की जो एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश में जुटी हुई है जिस पर रेप सर्वाइवर्स बिना किसी शर्म और डर के चल सके। वो स्टेट जिसे मुगल एम्पायर के टाइम पे दिल्ली सूबा के नाम से जाना जाता था, यानी हरियाणा। एक ऐसी स्टेट जिसने देश को साइना नेहवाल, फोगाट सिस्टर्स, कल्पना चावला और सुषमा स्वराज जैसी हस्तियां दी। इसी स्टेट में रहती है हमारी आज की खोज, अ चैंपियन फॉर वुमेन एंड प्राइड ऑफ आवर नेशन, मनीषा मशाल। मनीषा अपनी फैमिली में पहली हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ी हैं, और ये बस सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने के लिए कोई एक्टिविस्ट नहीं बनी, बल्कि इनके पास वुमेन स्टडीज में बैचलर्स एंड मास्टर्स की डिग्री भी है। और तो और ये लॉयर भी हैं। ये एक जाबाज दलित एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने स्वाभिमान सोसाइटी नाम की एक एनजीओ की शुरुआत की। उनके एनजीओ का गोल बहुत ही सिंपल है, एडवोकेसी एड के थ्रू मार्जिनलाइज कम्युनिटी को सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करने में मदद करना, कास्ट बेस्ड वायलेंस को जड़ से खत्म करना और सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम को कानूनी सपोर्ट देना। और ये सब बिना पैसे लिए लोगों के हक के लिए लड़ना और उन्हें इंसाफ दिलवाने की कोशिश करना। ऐसे में ये केस से जुड़े सारे खर्च खुद उठाती हैं।
में एक प्रोग्राम में गई, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये सिर्फ हरियाणा में या मेरे गांव में नहीं हो रहा, ये एक शहर में नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे देश भर में दलितों की यही बुरी कंडीशन है। और इसी तरह के जब मैंने वहाँ पे जो घटनाएं देखी थी, जब लोग आए हुए थे एक कॉन्फ्रेंस में, दलित महिलाएं आई हुई थी उनके अपने अपने मुद्दे लेके, तो मुझे लगा ये पूरे भारत देश में इतनी बड़ी बीमारी है कि जिसके पूरे दलित लोग शिकार हैं, और इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर रही है और सब इसको अनदेखा कर रहे हैं। इनका एनजीओ महिलाओं के उन राइट्स और कानूनी हक के बारे में एजुकेट करने पर भी फोकस करता है, इसीलिए इन्होंने ऐसे कई अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। ये आज भी छोटे छोटे गांव में जाकर औरतों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मोटिवेट करती हैं। और यही नहीं, मनीषा का मानना है कि अपने लिए खड़े होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एजुकेशन। जब लोगों को नॉलेज होगी तभी वो डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। और इसीलिए ये गांव के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाती हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉकडाउन के दौरान कई दलित महिलाओं को राशन पानी भी बांटा था, ताकि उनकी सेहत पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े। आंदोलन एक बहुत ताकतवर दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए हमारी लड़ाई है कि पूरे देश भर में एक दलित महिलाओं का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट खड़ा हो। तो क्योंकि दलित महिलाओं के मूवमेंट को हमेशा खत्म कर दिया गया है। दलित आंदोलन तो एक प्रक्रिया में दिखाई दे रहा है, पर जो दलित महिला आंदोलन है वो लुप्त होता जा रहा है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर रोज 77 महिलाएं इस घिनौने हादसे का शिकार बनती हैं, और इनमें से 10 से 12 महिलाएं होती हैं जो दलित हैं। लेकिन एक्चुअल नंबर ऑब्वियसली इससे काफी ज्यादा है, क्योंकि आमतौर पर जैसा आपको मालूम है कि सेक्सुअल वायलेंस के केस जो हैं वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, और अपराधी शायद उनको कभी दोषी ठहराया नहीं जाता। और जस्टिस मिले भी तो कैसे? हमारे देश में तो रेप को इज्जत लूटना कहते हैं या नाक कटवाना कहते हैं, जैसे गलती विक्टिम की ही हो। मनीषा का कहना है कि दलित लड़कियों को इंसाफ बहुत ही रेयरली मिलता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम ऐसे इंसिडेंट्स को सोसाइटी और सरकार की नजरों में लेकर आएं, ताकि कास्ट बेस्ड वायलेंस को रिकॉग्नाइज किया जा सके और दलित लोगों की आवाजों को भी सुना जा सके, और एक ऐसा कलेक्टिव एक्शन लिया जाए जिससे सर्वाइवर्स और उनकी फैमिलीज को इंसाफ मिले। हिंदुस्तान के कास्ट सिस्टम के मुताबिक दलित लोग वैसे ही सबसे नीचे आते हैं, और इसीलिए हायर कास्ट के मर्द अक्सर अपनी डोमिनेंस जताने के लिए सेक्सुअल वायलेंस को अपना हथियार बना लेते हैं। अपराधी दंड से मुक्ति वाले कल्चर पर भरोसा करते हैं, जो उन्हें बिना पनिश किए छोड़ देता है, और विक्टिम्स की फैमिली अक्सर न्याय पाने के लिए चक्कर लगाती रहती है। दोस्तों, हमारे देश में आरोपी को सपोर्ट करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन विक्टिम को सपोर्ट करने वाले बहुत ही कम। लेकिन मनीषा इसे बदल रही है। जिन रेप सर्वाइवर्स को समाज ठुकरा देता है, ये उनका स्वागत करती हैं। जी हाँ, मनीषा एक ऐसा सेफ हाउस चलाती हैं जिसके थ्रू सेक्सुअल वायलेंस के सर्वाइवर्स के सर पे छत हो, उनको खाना पीना मिले, और सबसे जरूरी चीज उन्हें केयर मिले जिसकी वो हकदार हैं या जो इस हादसे के बाद उन्हें मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि इन लड़कियों को अपने घर पर भी अछूत की तरह रखा जाता है, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी जगह बनाने का सोचा जहां ये लड़कियां आजादी से जी सकें। ये लड़कियां सिर्फ एक दूसरे का सहारा ही नहीं बल्कि हिम्मत भी बनती हैं। इस घर में इनका कोई माँ या कोई बाप नहीं है, ये है इनका सिस्टरहुड होम। क्या आप सोच सकते हैं कि ये इनके लिए कितना चैलेंजिंग और लाइफ थ्रेटनिंग होगा? अभी कुछ वक्त पहले की बात है, इनके भाई पर अटैक हुआ और इन्हें एक दिन में हजारों जानलेवा धमकियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी मनीषा चली जा रही है। इन्होंने हार नहीं मानी। हमारे देश में रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें जरूरत है तो मनीषा मशाल जैसे लोगों की, जिन्होंने इंसाफ को अपनी जान से भी ऊपर रखा। अब वक्त है आज के कोविड हीरो का। हमारे देश के उन हजारों लाखों परिवारों की तरह जय शर्मा की फैमिली का भी यही मानना था कि हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। भाई, इंजीनियर का बेटा है, कोई और करियर का ऑप्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इंजीनियर बनने के बाद वो अपने पिता को उनके दुबई में पेट्रोलियम बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर जिंदगी हमारे प्लान्स के हिसाब से चलने लग जाए तो फिर बात ही क्या है। होता तो वही है जो आखिरकार मंजूर खुदा होता है। जय ने बहुत छोटी एज से ही एनजीओज के साथ वॉलंटियर करना शुरू कर दिया था और वो पूरी मदद करने की कोशिश करते थे। लेकिन 2013 में मानो सब बदल गया। वो उत्तराखंड के फ्लड्स तो शायद आपको याद ही होंगे। उन फ्लड्स ने जय के करियर की मानो दिशा ही बदल दी। केदारनाथ में वो क्लाउड बर्स्ट होने के कारण पूरा इलाका तहस नहस हो गया। इस हादसे के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल लैंड्स, एनिमल्स और तो और इंसानी जान को भी बहुत नुकसान पहुंचा। इस खबर ने हमारी सबकी तरह जय का भी दिल दहला दिया और इस हादसे के बाद उन्होंने पीड़ितों की मदद करने की ठान ली। उन्होंने कई लोगों तक राशन वाशन पहुंचाया। अब ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी।
जय बताते हैं कि इसके बाद वो इंजीनियरिंग क्विट करके उन लोगों की मदद करना चाहते थे जो तकलीफ में हैं। लेकिन ये बात अपने परिवार को कैसे बताया जाए? बहुत मुश्किल काम है परिवार को बताना कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। ये बात जानने के बाद उनकी फैमिली ने उनसे 1 महीने तक बात नहीं की थी, लेकिन जब उन्होंने उसका पैशन देखा तो वो भी फाइनली सपोर्ट करने में आ गए। 2015 में जय ने अपने सपने की शुरुआत की और खोला जॉय फाउंडेशन। जॉय देहरादून में बेस्ड एक यूथ ड्रिवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने डेडिकेटेड वॉलंटियर्स के साथ मिलकर लोगों तक उम्मीद, प्यार और खुशियां पहुंचाने की कोशिश करता है। जय का विजन काफी इंस्पिरेशनल और नोबल था, पर उनका रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ। क्योंकि जय उस वक्त काफी नए और इनएक्सपीरियंस थे, तो उनके लिए फंडिंग ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम था। पहले तो वो सारे अपने पॉकेट मनी के पैसे लगा देते थे, लेकिन विद सपोर्ट ऑफ हिज यंग वॉलंटियर्स, जॉय फाउंडेशन ने कई कंपनीज के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया और ग्रो किया। केदारनाथ वाले हादसे के दौरान जय एक बच्चे से मिले थे। उन्हें पता चला कि उसी बच्चे ने कोविड के टाइम पर अपने पिता को खो दिया। घर की सारी जिम्मेदारी उस बच्चे के कंधों पर आ गिरी। बचपन में ही फाइनेंशियल इश्यूज के कारण उस बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन जय ने उस बच्चे की किस्मत बदलने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने ये बात बाहर के देशों में बैठे अपने दोस्तों से की। वो दोस्त उस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने को रेडी हो गए। जय ने उस बच्चे का राशन पानी की जिम्मेदारी ले ली। धीरे धीरे जय को ऐसे कई बच्चों के बारे में पता चलना शुरू हुआ जिन्होंने कोविड के समय अपने माँ बाप को खो दिया। आज जय और उनकी फाउंडेशन 41 बच्चों को फॉस्टर कर रही है और उनकी लर्निंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ही ले ली है। इनके इस मूव ने दुनिया में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया और जगह जगह से लोग उनकी मदद करने के लिए उन्हें कांटेक्ट करने लगे। जय ने उन लोगों को डायरेक्टली बच्चों के साथ कांटेक्ट में लेकर आए ताकि वो उनकी एजुकेशन और बाकी फीस भर सकें। क्योंकि वो खुद पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझते हैं, इसीलिए जय सिर्फ उन्हीं की मदद नहीं करते जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया, बल्कि उनकी भी जिन्होंने कोविड के कारण बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉस फेस करे और उसके रिजल्ट जिसकी वजह से कहीं पढ़ाई पे फर्क पड़ा। जैसे दिल्ली के एक मेडिकल स्टूडेंट जिसके पिता कोविड की चपेट में आ गए और हॉस्पिटल वालों ने इलाज के लिए 14 लाख का खर्चा बताया। अब हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई वैसे ही एक्सपेंसिव है, तो अब उस परिवार के सामने एक ऐसी सिचुएशन है, या तो वो बाप अपना इलाज चुन सकता है या अपनी बेटी का भविष्य। ऐसे में जय वहां मसीहा बनकर पहुंचे और उस बच्ची की एजुकेशन को स्पॉन्सर कराने का बीड़ा उठाया। जय चाहते हैं कि वो 100 बच्चों को फॉस्टर करें ताकि ये बच्चे एटलीस्ट पैसे के कारण अपनी पढ़ाई ना रोके। वो अपनी जॉय फाउंडेशन के जरिए उत्तराखंड और वहां की नेचर को प्रिजर्व करना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली उन्होंने 2,10,000 फूड बेयरिंग ट्रीज लगाकर एशिया का रिकॉर्ड बनाया। भले ही कांग्रेस हो या बीजेपी, उन्हें सरकार से भी भरपूर सपोर्ट मिला और उत्तराखंड के लोगों से भरपूर प्यार, और इसी के चलते उन्हें उत्तराखंड का स्पॉइल्ड किड भी कहा जाता है। जय ने बहुत ही छोटी उम्र में बड़े बड़े काम किए हैं। दोस्तों, उम्मीद किसी का भी चेहरा लेकर हमारी जिंदगी में आ सकती है। टाइम थोड़ा टफ है, पर हैव फेथ, एक दिन सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें भारत एक खोज। नमस्कार।